नमस्कार, मैं जन्मकता श्रीओम गौतम। आदमी गुनाह करता है तो उसका फैसला अदालतों में होता है, लेकिन जब अदालतें गुनाह कर रही होती हैं, अदालतों में बैठे हुए जज गुनाह कर रहे होते हैं, तो इसका फैसला कहाँ होगा। और ये गुनाह मामूली नहीं, बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने इन गुनाहों को घातक बताया है। वो गुनाह क्या है ये हम आपको बताएंगे। उन्होंने 7 गुनाहों का जिक्र किया और इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। इसका आज की परिस्थिति से क्या संबंध है वो भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे रूमा पाल जो 2000 से लेकर 2006 तक सुप्रीम कोर्ट की जज रही और वो 2 अन्य लोगों के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, लेकिन शपथ ग्रहण उनका कुछ घंटों की देरी से हुआ, इसलिए उनके साथ के 2 लोग यानी कि केजी बालाकृष्णन और वाई के सवरवाल तो मुख्य न्यायाधीश बन गए, लेकिन 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट की जज रहने के बावजूद वो मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई थी। उन्होंने जिन 7 गुनाहों का जिक्र किया है उनमें सबसे पहला है कि ये जो जजेस होते हैं हायर जुडिशरी के, वो अपने साथियों के यानी कि साथी जजों के गुनाहों पर पर्दा डालने का काम करते हैं, उनको छुपाने का काम करते हैं और उन्हें सजा नहीं होने देते हैं। दूसरा जो गुनाह उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इनकी आलोचना करता है, इन पर सवाल उठाता है, तो उसको ये चुप कराने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नामक साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई भी इनके खिलाफ बोल नहीं पाता है। तीसरा गुनाह यह है कि ये लोग अपने से मातहतों के फैसलों को कॉपी पेस्ट करते हैं, दूसरों की लिखी हुई बातों को बोलते हैं या बताते हैं और उनको श्रेय भी नहीं देते हैं। और ये इसका एक और उदाहरण अभी सामने आया है जब सुप्रीम कोर्ट सिंगापुर के ने भारत के एक फैसले को पलट दिया, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जो कि रंगनाथ मिश्रा जो उनके चाचा थे और वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे, उन्होंने हाईकोर्ट के एक फैसले को 40% तक अपने फैसले में कॉपी पेस्ट कर दिया था। यानी निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत ने कोट कर दिया था, कॉपी पेस्ट कर दिया था। क्योंकि लंबे लंबे फैसले होते हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं दे पाता है और उन्होंने इसका जिक्र भी नहीं किया था। चौथी चीज जो यहाँ है वो है इनका घमंड, या फिर आप कह सकते हैं कि एरोगेंस। एरोगेंस के नाम पर ये लोग किस तरीके से कानून का पालन भी नहीं करते, और जब कोई इन्हें कानून के पालन के बारे में बताता है, कानून के उल्लंघन के बारे में बताता है, तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई भी करा देते हैं। पूरे डिपार्टमेंट को ये रिमांड पर ले लेते हैं एक तरीके से। और इसके उदाहरण दिया जस्टिस रूमा पाल ने कि अगर ट्रैफिक का कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस का कांस्टेबल किसी जज को थोड़ी देर के रोक भी लेता है ट्रैफिक में, तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसे फिर तलब करने लगते हैं, पूरे डिपार्टमेंट की क्लास लगाने लगते हैं। इसके अलावा एक पाप उन्होंने और बताया कि ये लोग अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते हैं। इनके यहाँ जो केसेज आते हैं, चाहे फिर उस आम आदमी का हो या फिर सरकारी अधिकारी या फिर सरकार का ही क्यों ना हो, ये उन सबको डांटने का काम करते हैं, उनको अपने से छोटा समझने का काम करते हैं और अपने साथ के वकीलों को भी वो इसी तरीके से बेइज्जत करने का या खरी खोटी सुनाने का काम करते हैं। इसके अलावा जस्टिस रूमा पाल ने यह कहा कि किस तरीके से ये जो जजेस होते हैं ये दूसरी संस्थाओं के और उनके बीच में जो इंडिपेंडेंस की एक भावना रखी गई संविधान में, उसका गलत दुरुपयोग करते हैं। ये इंडिपेंडेंस को एक तरीके से इनडिसिप्लिन में तब्दील कर देते हैं, क्योंकि उससे इन्हें ये फायदा होता है कि बाकी जो लोग हैं वो इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा अब देखने को मिल रहा है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट को लेकर संविधान में कही गई थी, अब उन्होंने तोड़ मरोड़ के अपने लिए इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। और अब ये हालत हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस राष्ट्रपति के लिए भी ये निर्देशित करने लगे हैं कि वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, चाहे जजों की नियुक्ति का मामला हो या फिर कॉलेजियम वाला मामला हो, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति को अब हर हाल में उनकी सलाह पर जो नाम आगे जाएंगे उनको मानना ही पड़ेगा। और वैसा ही अब लेटेस्ट फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो विधानसभा से अगर कोई कानून पास होकर आता है तो राष्ट्रपति 3 महीने से ज्यादा उसको अपने पास नहीं रख सकते, और अगर वो 3 महीने में उसको साइन करके नहीं देते हैं तो वो जो विधेयक है वो अपने आप कानून बन जाएगा। इस सब के अलावा
ये जो पाखंड को लेकर भी उन्होंने बात की कि किस तरीके का पाखंड ये हायर जुडिशरी के जज करते हैं। कि ये कहते तो ये हैं, एक विदेशी जो कानूनविद हैं उनके एक कोर्ट को ये बार बार अपने फैसलों में भी लिखते हैं, और कॉलेजियम के मामले में जब थर्ड जजेस केस हुआ था, सेकंड जजेस केस हुआ था, उसमें भी ये लाया गया था कि जज कितना भी ऊपर हो जाए लेकिन वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन वास्तविक जिंदगी में देखने को मिलता है कि ये खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। और उस सब के बाद में एक और पाप ये जो करते हैं वो है चुप्पी का पाप, यानी कि जवाबदेही इनकी बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ भी करें, कैसे भी करें, किसी के खिलाफ करें, किसी भी तरह से करें, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और जब इनसे सवाल किया जाए तो वो इस पर जवाब भी नहीं देते हैं, इनकी कोई जवाबदेही भी नहीं है। ये 7 पाप गिनाए थे जस्टिस सोमापाल ने। अब आप देखिए कि जो साधारण इंसान होते हैं या जो संस्थाएं भी होती हैं वो भी तो इसी तरीके से 7 पाप ही तो करती हैं। क्रिश्चियनिटी में 7 पापों की जिक्र किया गया है। हमारे यहाँ भी जो अवगुण बताए गए हैं वो 6 अवगुण बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दम्भ, द्वेष। ये जो 7 गुनाह जस्टिस सोमापाल ने गिनाए थे वो भी तो इसी से संबंधित हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, हायर जुडिशरी में बैठे हुए जजेस अगर इस तरीके का आचरण करेंगे तो आम जनता को न्याय कैसे मिल पाएगा। और वास्तविकता भी यही है। देश के अंदर तमाम अदालतों में जिस तरीके से करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, उन सब के पीछे भी वजह यही है। आज अगर बात की जाए हाई कोर्ट्स के अंदर जो स्वीकृत जजेस की संख्या है वो 1071 के करीब है, लेकिन वास्तविकता में अभी जो जजेस हैं वो 762 हैं। अब आप समझ लीजिए कि 310 के करीब जजों की वैकेंसी है, और ये वैकेंसी इसीलिए नहीं पूरा हो पा रही क्योंकि कॉलेजियम जो सिस्टम बना हुआ है उसमें जो नेपोटिज्म घुसा हुआ है उसकी वजह से जिन लोगों को जज बनना चाहिए वो जज नहीं बन पा रहे। और जो जुडिशरी का जो सिलेक्शन से आते हैं वो भी प्रमोट नहीं हो पाते क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेस नहीं रखा गया है। 70% जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो बाहर से आते हैं, और बाहर में से किस तरीके से उनका सिलेक्शन होता है ये आप समझ सकते हैं। नेपोटिज्म किस तरीके से हावी है कि आज तक देश के अंदर 250 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में जजेस हुए हैं, उनमें से जो करीब 30% वो नेपोटिज्म का नतीजा है, यानी कि किसी न किसी के रिश्तेदार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। हाई कोर्ट्स में ये स्थिति 50% तक हो जाती है। वो किसी बड़े अधिकारी के बेटा बेटी रिश्तेदार हो सकते हैं, किसी जज के, किसी जुडिशियल ऑफिसर के, सुप्रीम कोर्ट के जज के। तो इस तरीके से ये जो सारी चीजें हैं उसकी वजह से जो योग्य लोग हैं वो हायर जुडिशरी में नहीं पहुंच पाते हैं। उसकी एक और वजह है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, सिलेक्शन के क्राइटेरिया में उनकी सालाना आमदनी को भी देखा जाता है, और सालाना आमदनी कम होने पर किसी होनहार या बहुत ज्यादा सक्षम व्यक्ति को भी हाई कोर्ट का जज नहीं बनाया जाता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जिसकी वकालत से आमदनी कम है तो वो कानून का जानकार भी कम होगा। जबकि ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग अपने क्लाइंट से या गरीब क्लाइंटों का केस कम फीस में भी लड़ते हों और उन्हें इसकी अच्छी जानकारी हो, कानून के वो अच्छे ज्ञाता हों, उसके बावजूद ये जो क्राइटेरिया है ऐसे लोगों को जज बनने से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रोक देता है। ये सारे बेकार होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट अपना सुधार करने को राजी नहीं है, जैसा जस्टिस सोमापाल ने इशारा भी किया है कि वो इन 7 गुनाहों को कर रहे हैं और लगातार करते आ रहे हैं, क्योंकि 2011 में ऐसा उन्होंने कहा था और अब 2025 चल रहा है। वो एक सीनियर जज रही सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बन सकती थी अगर ये कॉलेजियम सिस्टम के तमाम खामियां न रही होती। उसके साथ साथ उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो आज भी उसी तरीके से कायम है। जस्टिस वर्मा के केस में हमने देखा कि किस तरीके से जो उन्होंने कहा था कि अपने साथी के गुनाहों को छुपाने का काम सुप्रीम कोर्ट के जजेस करते हैं, हाई कोर्ट के जजेस करते हैं। उसी तरीके से चुप्पी साधने वाली बात जो उन्होंने उठाई, या एरोगेंस की बात उन्होंने उठाई, या इंडिपेंडेंस के नाम पर इंडिसिप्लिन की बात उन्होंने उठाई, या फिर तमाम जो दूसरी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे बड़ा खुद को दिखाने की जो कोशिशें की जाती रही हैं वो अब तक जारी हैं। इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है देश की आम जनता को।
आज देश में करोड़ों केसेस पेंडिंग है। उसकी अगर सबसे बड़ी कोई वजह है तो वो है जजों की वैकेंसी। उत्तर प्रदेश जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट, सबसे ज्यादा संख्या यहाँ जजेस की है, लेकिन उसमें भी 40% से ज्यादा जजों की जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हुई है। देश के तमाम दूसरे हाईकोर्ट्स की स्थिति भी यही है, कहीं 20%, कहीं 30%, कहीं 10% वैकेंसियां सब जगह है। और ये वैकेंसियां इसीलिए हैं कि जो कॉलेजियम है उसको अपने उस नेपोटिज्म के दायरे में या अपनों में से जज बनाने लायक लोग नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन हाई कोर्ट्स में वकीलों की कमी है या फिर जो जुडिशरी है, जो सिलेक्टेड जुडिशरी सिस्टम है, उसमें सक्षम लोगों की या जानकार कानूनविदों की कमी है, लेकिन वहां से वो लोगों को नहीं लेना चाहते। वो अपने हिसाब से लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने हिसाब से उन्हें हाई कोर्ट्स पहुंचाना चाहते हैं, या कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का हो तो सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं। और इसकी वजह से केसेस की जो पेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। ये भी रिपोर्ट में सामने आया कि अगर पहले से ये सारी पोस्ट जो वैकेंट है वो भरी रही होती तो 2% के हिसाब से ये पेंडेंसी बढ़ती, लेकिन अभी जो पेंडेंसी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अगर तमाम जो जजेस हैं सही तरीके से काम करें तो भी 300 साल में इन केसेस को निपटाने में लग जाएंगे उन सभी को। और इसकी वजह से भारत की एक बड़ी जो पॉपुलेशन है, बहुत से परिवारों से संबंधित लोग आज जेलों में पड़े हुए हैं। जेलों में कैदियों की संख्या का अनुपात देखा जाए तो उसमें 1/3 कैदी वो हैं जिनके जो फैसले हो चुके हैं, जो फैसलों के बाद सजा भुगतने के बाद जेल में है, लेकिन 2/3 से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जिनके अभी केसेस पेंडिंग हैं, वो अंडर ट्रायल के तौर पर जेलों में कैद हैं। इसके पीछे कई सारी वजह हैं। एक वजह ये है कि वो बड़ा वकील नहीं खरीद सकते, वकीलों को पैसा खर्च नहीं कर सकते, अन्यथा उन्हें भी केजरीवाल और लालू प्रसाद यादव के तरह से जेल से बाहर आने का मौका मिल जाता, जमानत मिल जाती। और दूसरी वजह यह है कि जो हमारा सिस्टम है वो उनके प्रति पूरी तरीके से उदासीन बन चुका है। ज्यादातर केसेस में जो लोग अंदर हैं उनके केस में अगर सजा हुई होती तो वो शायद बाहर होते, क्योंकि वहां जो केस के अंदर जो सजा हो सकती है उससे ज्यादा समय से वो जेल के अंदर है, तो इस आधार पर भी वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन उनकी बात करेगा कौन, उनके केसेस सुनेगा कौन, उनके फैसले लेगा कौन? जिसको फैसले लेने हैं उन्हें अपने ही की जो जस्टिस रूमावाल की भाषा में कहा जाए तो गुनाहों से फुर्सत नहीं है। वो अपने ही गुनाहों से बाहर नहीं आ पा रहे तो दूसरे के गुनाहों का क्या फैसला कर पाएंगे? इसे उन्होंने जिस तरीके से घातक पाप कहा है, वास्तव में वो घातक पाप ही है, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी गई है अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो उनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है, उसके गुनाहगार उन्हीं को कहा जाएगा। फिर चाहे वो इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सहारा लें या फिर चुप्पी साधें या अपने एरोगेंस को सिद्ध करें या अपने साथियों को बचाने का काम करें। जो भी बातें जस्टिस रूमापाल ने गिनाई हैं, आपको अगर लगता है कि उनमें से एक भी बात सही नहीं है तो आप जरूर कमेंट करिए। आपको लगता है कि उनमें से ज्यादातर बातें बड़े जो हायर जुडिशरी के जजेस हैं उनके अंदर देखने को मिल रही है तो आप इसका समर्थन भी करिए, क्योंकि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है, इस देश को, समाज को अगर बचाना है तो सबसे पहले रिफॉर्म्स की जरूरत जुडिशरी में है। और जुडिशरी में भी अगर ये रिफॉर्म्स हायर जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से शुरू होंगे तो जल्दी ही इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लोअर जुडिशरी भी अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है कि केवल हायर जुडिशरी में ही करप्शन है, सब जगह ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। और इस सब की वजह एक ये भी है कि जो लोग कानून में अच्छी विद्वता रखते हैं वो जज बनने की दिशा में नहीं जाते हैं, वो वकील बनने की दिशा में जाते हैं। इसके दो कारण हैं। एक तो कमाई के मामले में वकील की कमाई ज्यादा है, दूसरा अगर उसको जज बनना भी है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का तो उसके लिए अगर वो नीचे से सेलेक्ट होकर जाता है जुडिशरी के माध्यम से तो उसके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर वो वकालत से पैसा कमाता है, अपनी सेटिंग करता है, कॉलेजियम से संबंध बना लेता है तो उस व्यक्ति के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 2/3 से ज्यादा जो जजों की नियुक्तियां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है वो ऐसे ही बार से होती है, ऐसे ही वकीलों के माध्यम से होती है।
तो आप समझ सकते हैं, जब ऐसे लोग जज बनेंगे तो इसी तरीके से गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो देश को न्याय कैसे मिलेगा। अगर देश को न्याय दिलाना है तो इस कॉलेजियम सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इस पूरी की पूरी जुडिशियल सिस्टम में आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है, इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, और वो रिफॉर्म्स तभी आ सकते हैं जब जनता इसके लिए आवाज उठाएगी। जय हिंद, जय भारत।